हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। पिछले कुछ वीडियोस में हमने इकोनॉमी से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट्स है और कुछ टॉपिक्स क्लियर किए थे। इस वीडियो पे उन टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड जो PYQs एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। PYQs के थ्रू रिवीजन हम इस वीडियो में करेंगे। तो आप जितना भी कंसेप्ट्स पढ़ लो, लेकिन जब तक आप क्वेश्चंस नहीं लगाते, क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन नहीं करते, तब तक वो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होता। इसीलिए PYQs की प्रैक्टिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। PYQs के साथ ही आप कुछ अगर और क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, इंटरनेट पे सारा कुछ अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है। तो अगर आपको अगर अलग अलग क्वेश्चंस मिल सकते हैं तो उनकी प्रैक्टिस आप ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में कुछ 20 PYQs मैंने डाले हैं, उनको हम ज़रा देख लेते हैं। और ये सारे जो हमने अब तक वीडियोस में कवर किया है उन टॉपिक्स पर ही बेस्ड है। तो अगर आपने प्रीवियस कंसेप्ट वाले वीडियोस नहीं देखे होंगे तो वो जाके देख लो और उसके बाद ये वीडियो देखना, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है एकदम सिंपल वाला, मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है किसी एग्ज़ाम में। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है? ऑप्शंस है, वेयर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस, वेयर पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट इन द नेशनल इकोनॉमी, वेयर प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज अफेक्टेड बाय हेवी डोज ऑफ स्वदेशी इन नेशनल इकोनॉमी, और डी है वेयर द सेंटर एंड स्टेट्स आर इक्वल पार्टनर्स इन इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो हमने पढ़ा है 3 टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम्स है। कौन से है? पहला है मार्केट इकोनॉमी, सेकंड वन इज कमांड इकोनॉमी एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना। मार्केट इकोनॉमी में क्या होगा? मार्केट इकोनॉमी में सिर्फ प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट करेगा। कमांड इकोनॉमी में क्या होगा? सारे इकोनॉमिक डिसीजंस गवर्नमेंट लेगी या फिर पब्लिक सेक्टर ही एग्जिस्ट करेगा। और मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में क्या हो रहा है? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। इंडियन इकोनॉमी किस टाइप की इकोनॉमिक सिस्टम है? हमने पढ़ा था इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऑप्शंस बनाए गए हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, गांधीयन सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो हमने जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब हमने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम का जो मॉडल है उसको एक्सेप्ट किया था। हालांकि हमारी इकोनॉमी में सोशलिस्ट एलिमेंट्स काफ़ी सारे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी इज जनरली कैरेक्टराइज्ड बाय। पूछ रहा है कि अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के कैरेक्टर्स क्या है। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के कैरेक्टर्स क्या है? ऑप्शंस पढ़ेंगे। लो पर कैपिटा इनकम, लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, लो डिपेंडेंसी रेशियो, वर्क फोर्स लार्जली इन द टर्शरी सेक्टर, ठीक है। अब ऑप्शंस को थोड़ा ध्यान से समझना। लो पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा मतलब पर पर्सन, ठीक है। पर पर्सन जो इनकम है ना, वो क्या है? कम है। इसका मतलब क्या है? हम डेवलप्ड नहीं है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है? लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? मैंने पढ़ा है अपने वीडियोस में, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट अगर कम है, उसका रेट कम है, तो इसका मतलब क्या है? हम अंडर डेवलप्ड है। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन के देखो, लो डिपेंडेंसी रेशियो। लो डिपेंडेंसी रेशियो, डिपेंडेंसी रेशियो मतलब क्या होता है? डिपेंडेंसी रेशियो मतलब होता है कि आप किसी कंट्री पे कितना डिपेंडेंट हो। किस चीज़ के लिए? रिसोर्सेज के लिए, और रिसोर्सेज के लिए, है ना। तो जैसे इंडिया पहले इवन ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स के लिए भी
अदर कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट हुआ करता था, अमेरिका से हम इंपोर्ट करते थे ना। अभी अभी हम डिपेंडेंट नहीं है, अभी हम खुद प्रोड्यूस कर पा रहे हैं वो चीज़। तो डिपेंडेंसी रेशियो लो होना मतलब क्या, कि आप इंडिपेंडेंट हो। आप क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। और इंडिपेंडेंट होना किस टाइप के कंट्रीज़ का कैरेक्टरिस्टिक है, वो है डेवलप्ड इकोनॉमीज़ का। तो ये जो ऑप्शन है ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसमें लो 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 देख के इसको भी राइट टिक कर देंगे और गलत कर देंगे। तो ऐसा नहीं करना है, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है। फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है, वर्क फोर्स लार्जली इन द टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर मतलब क्या है, सर्विसेज। और सर्विसेज में हम लोग कब जाएंगे, सर्विसेज में हम जाएंगे तब जब हमारी इकोनॉमी डेवलप होना स्टार्ट करेगी। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी जो होती है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी जो होती है वो किस सेक्टर पे ज़्यादा डिपेंडेंट करती है, वो होती है प्राइमरी सेक्टर पे सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट। प्राइमरी सेक्टर में भी क्या, तो एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या निकल के आता है, 1 और 2 ही सिर्फ करेक्ट है, तो ए इज़ द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इंडिकेट्स दैट इंडियन इकोनॉमी इज़ इन अ डेवलपिंग कैटेगरी। अब इंडियन इकोनॉमी बोल रहा है डेवलपिंग कैटेगरी में आ रही है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर उसके फीचर्स क्या है। तो फर्स्ट, ऑक्यूपेशन मेनली इन एग्रीकल्चर, तो ये करेक्ट हो गया। प्राइमरी सेक्टर पे अपन ज़्यादा डिपेंडेंट करते, इसका मतलब ऑक्यूपेशन सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर हम लोग कर रहे हैं। अब एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट तो आएगा ही। अब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, उसका ज़रा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि किसी जगह पे 100 लोगों की रिक्वायरमेंट है, 100 पीपल आर रिक्वायर्ड, बट वहाँ पे कितने लोग एम्प्लॉयड है, 200 लोग एम्प्लॉयड है, 200 पीपल आर एम्प्लॉयड, है ना। तो क्या हो रहा है, कहीं पे अगर 100 लोगों की रिक्वायरमेंट है और वहाँ पे अगर 200 लोग एम्प्लॉयड है, तो जो बचे हुए 100 लोग हैं उनकी तो कोई प्रोडक्टिविटी है ही नहीं। उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हो गई, जो 100 लोग हैं उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हो गई वो क्या हो गई, वो हो गई ज़ीरो। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, ज़ीरो। तो इसको बोलेंगे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे जो एडिशनल 100 लोग हैं वो प्रोडक्टिविटी में किसी तरह से कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ाने में किसी तरह से कोई हेल्प नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसको बोलेंगे डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। और ये होता है सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ 5 लोगों की ज़रूरत है तो 10 लोग काम कर रहे हैं, ऐसा होता है। थर्ड ऑप्शन क्या है, पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल की पुअर क्वालिटी मतलब क्या, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब की कंडीशंस डाउन है ना। एजुकेशन सेक्टर अच्छे से डेवलप नहीं है, हेल्थ सेक्टर नहीं है अच्छे से, तो उसको बोलेंगे ह्यूमन कैपिटल की क्वालिटी पुअर हो जाएगी उससे। ठीक है, लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं है, एजुकेशन अच्छा नहीं है, तो ये थर्ड भी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्या बोल रहा है, हाई पर कैपिटा इंटेक ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का पर कैपिटा इंटेक ज़्यादा होना मतलब क्या, ये है डेवलप्ड इकोनॉमीज़ की निशानी। ठीक है, प्रोटीन का कंटेंट का प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा होना, तो ये ऑप्शन हो गया रॉन्ग। और अल्टीमेटली आंसर निकल के आ गया 1, 2 एंड 3, कहाँ पे है, डी। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इकोनॉमिक एलिमेंट इन ग्रोथ ऑफ द कंट्री। क्या बोल रहा है, नॉन इकोनॉमिक एलिमेंट क्या है। अब ऑप्शन देखो, सोशल बिहेवियर, नेचुरल रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज या फिर कैपिटल रिसोर्सेज। तो 3 ऑप्शन में तो रिसोर्सेज ही दे दिया है। तो रिसोर्सेज क्या है, पहले ही लेक्चर में, पहले वीडियो में मैंने पढ़ाया था रिसोर्सेज के बारे में। तो रिसोर्सेज क्या है, इकोनॉमिक। किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए रिसोर्सेज इनपुट की तरह हम यूज़ करते हैं, तो ये हो गया इकोनॉमिक एलिमेंट। और सोशल बिहेवियर क्या है, ये तो सोशल एलिमेंट हो गया ना, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द टर्म नेशनल इनकम रिप्रेजेंट्स,
अब बोल रहा है टर्म नेशनल इनकम क्या होती है। तो नेशनल इनकम का कंसेप्ट मैंने नेशनल इनकम वाले वीडियोस में कवर किया है। क्या होती है नेशनल इनकम? नेशनल इनकम होती है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालेंगे? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। हमें जीएनपी का कंसेप्ट पता है। जीएनपी क्या होता है? जीडीपी प्लस एनएफआईए, जीडीपी प्लस एनएफआईए। और जब हम जीएनपी से डेप्रिसिएशन को हटा लेंगे तो हमें मिलेगा एनएनपी एट मार्केट प्राइस। और एनएनपी एट मार्केट प्राइस से हम लोग क्या निकालेंगे? हम लोग निकालेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज को ऐड करके उसमें से माइनस करेंगे तो हमें निकल के आएगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये यहाँ से निकल के आ गया। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या है? एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। तो ये ऑप्शन हमें यहाँ पे ढूंढना है। ये क्या बोल रहा है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन क्या हो गया? एनएनपी एट मार्केट प्राइस। हमें एनएनपी एट मार्केट प्राइस से भी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में आना है, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। बी क्या बोल रहा है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस माइनस डिप्रिसिएशन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जो है उसको हम कहाँ पे प्लस करेंगे? इसको हम जीडीपी में प्लस करेंगे, तब हमको जीएनपी की वैल्यू मिलेगी। तो ये भी करेक्ट नहीं है। सी क्या बोल रहा है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस माइनस डिप्रिसिएशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। तो सी जो है वो सही से बोल रहा है कि जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से हम डिप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। तो जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन क्या हो गया? एनएनपी। और उसमें से भी हम माइनस करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज़ को, तो हमारे पास आएगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। डी भी देख लेते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब जीएनपी से माइनस करेंगे अगर एनएफआई को तो हमें जीडीपी की वैल्यू मिलेगी, तो ये करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, 7th क्वेश्चन देखेंगे। द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एनएनपी एट मार्केट प्राइस इज। एनएनपी एट मार्केट प्राइस क्या है? अभी हमने देखा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस एनएफआई है क्या? तो ये तो जीडीपी की वैल्यू बोल रहा है, तो ये करेक्ट नहीं है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस ट्रांसफ़र पेमेंट्स, हमने ट्रांसफ़र पेमेंट का कंसेप्ट देखा क्या ऊपर? नहीं, तो बी इज़ नॉट करेक्ट आंसर। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस माइनस डिप्रिसिएशन, तो यस, डिप्रिसिएशन को जब माइनस करेंगे तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस हमको मिलेगा। डी क्या बोल रहा है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस माइनस सब्सिडीज। तो सब्सिडीज अकेली सिर्फ सब्सिडीज़ को माइनस किया है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज़ को हम माइनस करते हैं, तो ये भी करेक्ट नहीं है। ओके, 8th देखेंगे। द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री फॉर अ गिवन पीरियड इज इक्वल टू। किसी कंट्री की नेशनल इनकम फॉर अ गिवन पीरियड क्या होगी? अभी हमने देखा नेशनल इनकम क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है? फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो है उनकी वैल्यू। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स, सम ऑफ टोटल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, सम ऑफ पर्सनल इनकम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, या फिर मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे देखो किसी ऑप्शन में फाइनल वर्ड को नहीं डाला है ना। ये जो है ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस हो रही है किसी गिवन पीरियड में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन एन ओपन इकोनॉमी द नेशनल इनकम वाई ऑफ द इकोनॉमी इज इफ सी आई जी एक्स एंड एम स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन
इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपोर्ट्स एंड टोटल इम्पोर्ट्स रिस्पेक्टिवली। क्या बोल रहे हैं कि ये CIGXM दिया है और बोल रहा है वाई को निकालो, वाई मतलब नेशनल इनकम। तो हमने पढ़ा था नेशनल इनकम या फिर GDP कैलकुलेशन की हमारी 3 मेथड्स है। कौन सी मेथड है? पहली मेथड है हमारी वैल्यू एडेड मेथड, सेकंड मेथड कौन सी है? इनकम मेथड, एंड थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड। GDP वाले टॉपिक में मैंने ये तीनों मेथड कवर की है, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो जाके देख लो। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है, जितने भी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हैं उनके द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है उसको हम ऐड कर देंगे। कौन से सेक्टर थे? प्राइवेट, जिसको C से डिनोट करेंगे, उसके बाद गवर्नमेंट, जिसको G से डिनोट करेंगे, उसके बाद क्या था? हाउस होल्ड। हाँ, हाउस होल्ड तो प्राइवेट में ही आ गया, प्राइवेट मतलब हाउस होल्ड। हाउस होल्ड सेक्टर को यहाँ पे लिखेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर। उसके बाद प्राइवेट I, एंड उसके बाद एक्सटर्नल सेक्टर X-M, ठीक है। यहाँ पे प्राइवेट नहीं चाहिए, यहाँ पे हाउस होल्ड चाहिए। तो इन सब का हम ऐड करेंगे, तो C प्लस G प्लस I प्लस X-M। X-M क्यों बोलेंगे? नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स मतलब जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो हमारे GDP में ऐड हो रहा है, और जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो GDP से बाहर जा रहा है, इसीलिए X-M। तो ये हो गया हमारा Y की वैल्यू, Y का फार्मूला कहाँ पे दिया है? तो C ऑप्शन देखो, Y इज इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G प्लस X-M। तो C इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके। 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड टू कैलकुलेट GDP। तो अभी देखा हमने GDP की 3 मेथड्स कौन सी है। सबसे पहली है वैल्यू एडेड मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड, सेकंड वन इज इनकम मेथड, और थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर मेथड। तो है क्या ये तीनों? ए देखो प्रोडक्ट मेथड है, C देखो इनकम मेथड, एंड D एक्सपेंडिचर मेथड। ये B जो है डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड, ये GDP कैलकुलेशन की मेथड है क्या? तो नहीं, तो ऑप्शन हो गया B। 11th क्वेश्चन, बेस ईयर इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग मीन्स। पूछ रहा है कि बेस ईयर क्या होता है। हमने पढ़ा था बेस ईयर क्या होता है, एक कांस्टेंट ईयर होता है, एक कांस्टेंट ईयर होता है, एक पास्ट का ईयर होता है जिसको हम GDP कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे। तो ऑप्शंस को देखेंगे, द ईयर हुज इनकम इज बीइंग यूज्ड टू कैलकुलेट द नॉमिनल GDP। अब देखो हमने दो कंसेप्ट देखे थे, एक तो नॉमिनल GDP एंड एक तो रियल GDP। नॉमिनल GDP में क्या करेंगे, करंट जो क्वांटिटी है उसको करंट प्राइसेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और रियल GDP में क्या करेंगे, करंट क्वांटिटी को कांस्टेंट प्राइसेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमको चाहिए कांस्टेंट ईयर, तो हम कांस्टेंट प्राइसेस को मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो यहाँ के ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, द ईयर हुज इनकम इज बीइंग यूज्ड टू कैलकुलेट नॉमिनल GDP। पहली बात तो हम इनकम को यूज़ नहीं करते, हम प्राइसेस को यूज़ करते हैं। दूसरी बात तो नॉमिनल GDP में नहीं, रियल GDP में करेंगे। तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। बी क्या बोल रहा है, द ईयर हुज प्राइसेस आर बीइंग यूज्ड टू कैलकुलेट नॉमिनल GDP। अगेन यहाँ तक तो करेक्ट किया, द ईयर हुज प्राइसेस आर बीइंग यूज, तो प्राइजेस तो यूज़ कर रहे हैं बट नॉमिनल में कर रहे क्या? नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। सी क्या बोल रहा है, द ईयर हुज प्राइजेस आर बीइंग यूज टू कैलकुलेट द रियल GDP। यहाँ पे प्राइजेस भी ठीक है एंड रियल GDP भी ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डी में देख लेते क्या बोल रहा है, द ईयर हुज इनकम इज बीइंग यूज टू कैलकुलेट द रियल GDP। तो इनकम को यूज़ नहीं करते, ठीक है, प्राइजेस को यूज़ करते हैं। तो डी ऑप्शन इज रॉन्ग। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। क्वेश्चन 12 को देखेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ यूजुअली कपल्ड विथ। अब जब हम इन्फ्लेशन का टॉपिक पढ़ेंगे तब उसमें अच्छे से इस टॉपिक को भी कवर करेंगे।
लेकिन अभी के लिए समझ लो कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ हमेशा इन्फ्लेशन कपल्ड होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अब ऑप्शन को अगर आप देखोगे तो ऑप्शंस में क्या है, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। अगर आप इन चारों के मीनिंग्स भी जानते हो तो इस क्वेश्चन को इजीली कर जाओगे, ठीक है। डिफ्लेशन तो आपको पता है कि प्राइजेस में फॉल हो रहा है, अगर प्राइजेस में फॉल होगा तो ऑब्वियसली इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही। स्टैगफ्लेशन मतलब क्या, इकोनॉमी रुकी हुई है, ग्रो ही नहीं कर रही। हाइपर इन्फ्लेशन, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, इतना इन्फ्लेशन है कि लोग कुछ खरीद ही नहीं पा रहे। इन्फ्लेशन होना चाहिए, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ जब होगी तो थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन इकोनॉमी में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में इन्फ्लेशन वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13th क्वेश्चन, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज। सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट मेजर किसको माना जाता है? तो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट मेजर क्या जीडीपी को माना जाता है क्या? तो नहीं, जीडीपी को नहीं माना जाता। क्या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को माना जाता है क्या? तो यहाँ पे बोल रहा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या है, जीडीपी में से जब हम जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एनडीपी मिलेगा। एनडीपी इज बेटर देन जीडीपी बट नॉट दी मोस्ट अप्रोप्रिएट, ओके। तो ये करेक्ट नहीं है। सी क्या बोल रहा है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट कब मिलेगा, जब हम सिर्फ और सिर्फ नेशनल्स की इनकम को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट इज बेटर देन एनडीपी बट नॉट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो ये भी आंसर करेक्ट नहीं होगा। डी क्या बोल रहा है, पर कैपिटा प्रोडक्ट। पर कैपिटा प्रोडक्ट क्या बता रहा है, पर पर्सन अर्निंग्स बता रहा है, पर पर्सन जो इकोनॉमिक में कंट्रीब्यूशन है उसको बता रहा है। तो ये सबसे अच्छा मेजर है। इन सबको तीनों को छान के हम जो निकाल रहे हैं डी, पर कैपिटा प्रोडक्ट, वो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट मेजर होगा किसी कंट्री के ग्रोथ का, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर। 14th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइजेस इज हायर देन दैट ऑफ पर कैपिटा इनकम एट कांस्टेंट प्राइजेस बिकॉज द लेटर टेक्स इनटू अकाउंट द रेट ऑफ। लेटर मतलब क्या, पर कैपिटा इनकम एट कांस्टेंट प्राइजेस। पर कैपिटा इनकम एट कांस्टेंट प्राइजेस मतलब एक तरीके से रियल जीडीपी को बोल रहा है। और रियल जीडीपी क्या कंसिडरेशन में लेता है, तो रियल जीडीपी जो है वो इन्फ्लेशन को कंसिडर करके चलेगी, ठीक है। इन्फ्लेशन को कंसिडर करके चलेंगे। तो देखते हैं ऑप्शंस। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ का यहाँ पे कोई रिलेवेंस है क्या? तो नहीं, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इंक्रीज इन प्राइस लेवल, तो यस, इन्फ्लेशन मतलब क्या है, इंक्रीज इन प्राइस लेवल, तो बी इज द राइट आंसर। फिर भी दो ऑप्शन देख लेते हैं। ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई, मनी सप्लाई होगी तो करंट प्राइजेस और कांस्टेंट प्राइजेस पे उसका कुछ असर पड़ेगा क्या? हो भी सकता है, लेकिन हमें क्या पूछा है, पर कैपिटा इनकम एट कांस्टेंट प्राइजेस। तो कांस्टेंट प्राइजेस मतलब क्या, कांस्टेंट प्राइजेस मतलब बेस ईयर की प्राइजेस, मतलब पास्ट ईयर की प्राइजेस। तो इसका और मनी सप्लाई का कोई रिलेशन नहीं होगा, तो सी इज़ नॉट करेक्ट। इंक्रीज इन द वेज रेट, ये भी करेक्ट नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी, इंक्रीज इन द प्राइस लेवल। प्राइस लेवल बढ़ेंगी तो क्या होगा, कांस्टेंट प्राइजेस से जब हम करंट प्राइजेस में आएंगे तो हमको इन्फ्लेशन में राइज दिखेगा, ठीक है। ये मैंने जो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी वाला कंसेप्ट जो वीडियो है उसमें इसको बताया है, ठीक है। चलिए 15th क्वेश्चन को देखेंगे। एट प्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग बेस ईयर इज बीइंग यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग के लिए बेस ईयर क्या है फिलहाल, तो बेस ईयर है 2011-12। ये फैक्ट है, रटने वाला है, कभी भी पूछ सकता है। और नेशनल इनकम जो है कौन जीडीपी कैलकुलेट कौन करता है, तो एनएसओ करता है। इसको भी ध्यान में रखना, ठीक है। और अभी फ़िलहाल न्यूज़ में भी है कि जो बेस ईयर है उसको रिवाइज करने का जो ये है प्रस्ताव वो भी आ चुका है। तो अभी न्यूज़ में था करंटली कि बेस ईयर रिवाइज हो सकता है, 2021-22 को बेस ईयर करने का गवर्नमेंट का प्लान है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। PYQs, हाँ सॉरी, 16 क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का साइन क्या है, सिंपल पूछा है।
क्या बोल रहा है, ए एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ ईयर, ठीक है। बी क्या बोल रहा है, सस्टेन्ड इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम। सी क्या बोल रहा है, एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस ओवर टाइम। और डी एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम अलॉन्ग विथ इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब देखो पहला ऑप्शन देखते हैं, एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ ईयर। अब नेशनल इनकम जो बढ़ रही है कांस्टेंट प्राइसेस पे बढ़ रही है और सिर्फ एक ईयर में बढ़ रही है, तो सिर्फ एक ईयर में बढ़ने से क्या इकोनॉमिक ग्रोथ मान लेंगे क्या इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई ऐसा हम मान लेंगे क्या सिर्फ एक साल में बढ़ने से? तो नहीं, इसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं मानेंगे, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होता। हमें कंसिस्टेंट ग्रोथ चाहिए, कंसिस्टेंटली ईयर बाय ईयर, ईयर ऑन ईयर हमको ग्रोथ चाहिए, हमको नेशनल इनकम बढ़ रही है ऐसा दिखना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि ग्रोथ रियल टर्म्स में हो रही है। और इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर नेशनल इनकम का सबसे बेस्ट तरीका हमने क्या देखा था, पर कैपिटा इनकम। और पर कैपिटा अगर इनकम बढ़ रही है इसका मतलब इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो देखते हैं बी में क्या बोल रहा है, अ सस्टेन इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम। यस, पर कैपिटा इनकम वो भी कैसे रियल बोल रहा है, रियल मतलब इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके जो है उस पर कैपिटा इनकम का सस्टेन्ड इंक्रीज। सस्टेन मतलब क्या कि कंटिन्यूसली सालों से बढ़ रहा है, सस्टेन्ड बढ़ रहा है और बढ़ते ही जाएगा, है ना। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी क्या बोल रहा है, एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस ओवर टाइम। तो करंट प्राइसेस में बढ़ने से इकोनॉमिक ग्रोथ दिखेगी क्या? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि करंट प्राइसेस में हो सकता है कि सिर्फ प्राइसेस के बढ़ने की वजह से नेशनल इनकम ज़्यादा दिख रही हो, जैसा हमने नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के कंसेप्ट में देखा था। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। डी क्या बोल रहा है, एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम अलॉन्ग विथ इंक्रीज इन पॉपुलेशन। नेशनल इनकम बढ़ेगी, उसके साथ साथ पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, इसका मतलब क्या इकोनॉमी ग्रो कर रही है क्या? नहीं, नेशनल इनकम बढ़ने के काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, मैंने अभी बताया। ज़रूरी नहीं है कि नेशनल इनकम ग्रोथ की वजह से बढ़ रही है, इन्फ्लेशन की वजह से भी नेशनल इनकम बढ़ती है, टैक्सेस बढ़ने की वजह से भी नेशनल इनकम बढ़ती है। इवन नेशनल इनकम अकाउंटिंग का जो फार्मूला है या फिर जो प्रोसेस है उसको चेंज करने से भी नेशनल इनकम बढ़ी हुई दिखती है। तो काफ़ी सारे रीजंस है। और पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो पर कैपिटा जो हमारी इनकम है वो कम हो जाएगी। तो डी भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 17th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू कैपिटल फॉर्मेशन विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। फर्स्ट देखो कैपिटल फॉर्मेशन क्या था, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है इन्वेस्टमेंट। सिंपल टर्म्स में याद रखना कि कैपिटल फॉर्मेशन मतलब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इकोनॉमी में, और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, अच्छा होता है। जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे चांसेस है कि उतनी ज़्यादा हमारी इकोनॉमी ग्रो करे। ओके, तो स्टेटमेंट 1 देखते हैं, प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन सेविंग्स एंड इफेक्टिवनेस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये एकदम पॉजिटिव सा स्टेटमेंट है, अच्छा स्टेटमेंट है। क्या बोल रहा है कि कैपिटल फॉर्मेशन की प्रोसेस डिपेंड करती है किसके ऊपर, सेविंग्स के ऊपर। तो ऑब्वियसली सेविंग्स कब होगी, इन्वेस्टमेंट कब होगी, जब सेविंग्स होंगी। एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का इफेक्टिवनेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन से, जैसे कि बैंक्स, एनबीएफसीज, इनका इफेक्टिवनेस मतलब क्या कि ये लोन्स वगैरह अच्छे से दे रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। सेकंड क्या है, इन्वेस्टमेंट इज़ द इसेंशियल फैक्टर फॉर ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। तो ऑब्वियसली कैपिटल फॉर्मेशन का मीनिंग है इन्वेस्टमेंट, तो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए इन्वेस्टमेंट क्या है, इसेंशियल है। तो सेकंड इज आल्सो करेक्ट। तो 1 and 2 इज करेक्ट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 18, द मेन रीज़न फॉर लो ग्रोथ रेट इन इंडिया इन स्पाइट ऑफ हाई रेट ऑफ सेविंग्स एंड कैपिटल फॉर्मेशन। अब क्या बोल रहा है कि इंडिया में ग्रोथ रेट कम है, इवन दो इंडिया में सेविंग्स का रेट ज़्यादा है, कैपिटल फॉर्मेशन भी ज़्यादा हो रहा है। मतलब क्या, हम अच्छे से सेव कर पा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी हाई है, स्टिल हमारा जो ग्रोथ रेट है वो कम है। क्यों है, क्योंकि हमारा बर्थ रेट हाई है इसलिए ग्रोथ रेट कम है क्या? तो ये ऑप्शन सही नहीं है। लो लेवल ऑफ फॉरेन एड, अगर फॉरेन एड हमारे ऊपर ज़्यादा आएगी तो इसका मतलब हम क्या ग्रो कर रहे हैं या फिर डिपेंडेंसी दिखा रहे हैं? तो ऑब्वियसली डिपेंडेंसी दिखा रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब दो ऑप्शंस देखो, सी एंड डी।
एक में बोल रहा है लो कैपिटल टू आउटपुट रेशो, एक में बोल रहा है हाई कैपिटल टू आउटपुट रेशो। अब ये दो ऑप्शंस कैसे दिख रहे हैं, ये दो ऑप्शन थोड़े से ऑब्जेक्टिव टाइप के दिख रहे हैं, है ना, थोड़े मैथमेटिकल दिख रहे हैं, ये दो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको ये दो तो इजीली एलिमिनेट हो जाएंगे। अब बचे ये दो, इन दोनों में से ही कोई ना कोई आंसर होगा। दोनों में एक वर्ड कॉमन है, कैपिटल टू आउटपुट रेशो, कैपिटल टू आउटपुट रेशो। अब हमें समझना है कि लो अच्छा है या हाई अच्छा है, कौन सा अच्छा है वो देखना है। तो मैंने कैपिटल टू आउटपुट रेशो का वीडियो उस वीडियो में बताया है, पूरा अच्छे से डिटेल में कैपिटल टू आउटपुट रेशो का कंसेप्ट समझा है। क्या होता है कैपिटल टू आउटपुट रेशो? कैपिटल टू आउटपुट रेशो क्या बोलता है, वो बताता है कि मेरे को 1 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना है तो कितना कैपिटल मेरे को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, है ना। 1 यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए मुझे कितना कैपिटल एम्प्लॉय करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि कैपिटल की एफिशिएंसी कैसी होनी चाहिए, कैपिटल की एफिशिएंसी को वो कैपिटल टू आउटपुट रेशो बता रहा है। तो सपोज़ करो 1 यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए मुझे 3 यूनिट्स ऑफ कैपिटल लग रहे हैं, है ना। 1 यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए मुझे 3 यूनिट्स ऑफ कैपिटल लग रहे हैं, तो मेरा कैपिटल टू आउटपुट रेशो 3 का हो गया। केस 1 देखते हैं। केस 2 में क्या हो रहा है, मुझे सपोज़ करो कि 4 यूनिट्स ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, तो मेरा कैपिटल टू आउटपुट रेशो हो गया 4। ये हो गया केस 2। अब दोनों में क्या दिख रहा है कि एक केस में मुझे 1 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए 3 यूनिट्स ऑफ कैपिटल देने पड़ रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड मुझे 1 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए 4 यूनिट ऑफ कैपिटल देने पड़ रहे हैं। तो कौन सा बेटर है? ऑब्वियसली जो कम है वो बेटर है ना। तो कैपिटल टू आउटपुट रेशो कम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो क्या होगा, तो ग्रोथ होगी, वरना ग्रोथ रेट नहीं होगी। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट अच्छे से कर भी ले, कैपिटल फॉर्मेशन अच्छे से कर भी ले, लेकिन उस कैपिटल की अगर इफ़ेक्टिवनेस नहीं है, उस कैपिटल को यूज़ करके हमारा आउटपुट कम निकल के आ रहा है, मतलब कैपिटल टू आउटपुट रेशो ज़्यादा निकल के आ रहा है, तो इसका मतलब है हमारे कंट्री में लो ग्रोथ रेट होगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी, हाई कैपिटल टू आउटपुट रेशो, है ना। मेन रीज़न जो है लो ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया का, वो क्या है, वो है कि कैपिटल टू आउटपुट रेशो ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि जो हम सेविंग्स कर रहे हैं या फिर जो हम कैपिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी कम है, ठीक है। हाई कैपिटल टू आउटपुट रेशो इज़ बैड, लो कैपिटल टू आउटपुट रेशो इज़ गुड। सो यहाँ पे बैड पूछा है तो हमने बैड का आंसर दे दिया। चलो 19th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिस्पाइट बीइंग अ हाई सेविंग इकोनॉमी कैपिटल फॉर्मेशन मे नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट ड्यू टू। क्या बोल रहा है कि हम तो हाई से कोई भी इकोनॉमी की बात कर लो, हाई सेविंग्स इकोनॉमी होने के बावजूद कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट, मे नॉट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट। क्यों, अभी पढ़ा हमने, क्यों, क्योंकि कैपिटल टू आउटपुट रेशो ज़्यादा है ना। तो डी इज़ द राइट आंसर। इसमें भी देखो, वीक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, इलिटरेसी, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, ये सब क्या है, ये थोड़ा सब्जेक्टिव वे में दिखा रहा है, इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं है ज़्यादा। डी क्या है, हाई कैपिटल टू आउटपुट रेशो, इकोनॉमी से रिलेटेड कंसेप्ट, ठीक है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर, और इसका कंसेप्ट अभी मैंने आपको पढ़ा दिया। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ इन कंट्री एक्स विल नेसेसरीली हैव टू अकर इफ़। क्या बोल रहा है कि कंट्री एक्स है कोई, लेट्स सपोज इंडिया ही कंट्री है, और इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ नेसेसरीली होगी ही होगी अगर, ऑप्शन क्या बोल रहा है, इफ़ देयर इज़ टेक्निकल प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड या फिर वर्ल्ड इकोनॉमी में टेक्निकल प्रोग्रेस हो तो कंट्री एक्स में 100% इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ही होगी। क्या ऐसा हो गया क्या? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि आप देख रहे हो अभी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और टेक्निकल प्रोग्रेस तो बहुत सारी हो रही है, लेकिन बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ है जहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है, जहाँ पे अभी भी ट्राइब्स जो है वैसे ही रह रहे हैं जैसे जंगल में रहते थे, अभी भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी नहीं पहुँची है वहाँ पे। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। बी क्या बोल रहा है, देयर इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ इन एक्स। अगर से सपोज पॉपुलेशन बढ़ी तो इसका मतलब है क्या इकोनॉमी ग्रो कर रही है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं।
जब तक आप उस तरीके से इकोनॉमिक डिसीजंस नहीं लेते हो, इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं करते हो, तब तक आपकी इकोनॉमी ग्रो कैसे करेगी। काफ़ी सारी अफ्रीकन कंट्रीज है जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है बट इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, भी नहीं, ऑप्शन नहीं है। इवन इंडिया का देख लो, पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी हाई है लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ ज़रूरी नहीं है ना होगी करके। सी देखो, देयर इज़ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है, अभी बताया, इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो कंट्री ग्रो ही करेगी। तो सी इज़ द राइट आंसर। फिर भी डी देख लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ग्रोज इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। अब वर्ल्ड इकोनॉमी में तो कितनी सारी कंट्रीज़ है ना, वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ग्रो कर रहा है, तो इससे हमें क्या, हमारा तो एक्सपोर्ट्स बढ़ना चाहिए, हमारा तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बढ़ना चाहिए। तो कंट्री एक्स का जब वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बढ़ेगा तब ग्रोथ होगी, ना कि वर्ल्ड इकोनॉमी का वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ग्रो करेगा। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग, एंड ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो के ज़रिए से आप जितना रिवीजन हो सकता है उतना करो। और भी क्वेश्चंस आपको नेट से मिल जाएंगे, और मैं साथ ही साथ इसके बाद अगले जो वीडियोस डालूंगा उसके ऊपर बेस्ड भी PYQs का वीडियोस मैं पोस्ट करते रहूँगा, जिससे कि रिवीजन में आपकी हेल्प हो सके। ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि PYQs को रिवाइज करना, या फिर क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट को रिवाइज करना। ये अगर आपने कर लिया तो कोई भी एग्ज़ाम इजीली क्वालिफाई की जा सकती है। ठीक है, आप कितना ही कंसेप्ट पढ़ लो, लेकिन जब तक आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप PYQs को नहीं देखेंगे, PYQs से आपको पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरीके से उनको फ्रेम किया जा रहा है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, और फिर आप उस टॉपिक के ऊपर फोकस कर सकते हो, उस तरीके से फोकस कर सकते हो, कितना डेप्थ में आपको जाना है ना। ये सारी चीज़ें आपको PYQs से पता चलेगी, इसीलिए PYQs आर मस्ट, PYQs को छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।